हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 12 संस्कृति नामक चैप्टर को, जिसके राइटर है भदंत आनंद कौशल्यान जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ की रूपरेखा, यानी पाठ के बारे में मोटा मोटा हेडिंग जो है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे चीज़ें इसमें आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृति पाठ नामक पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है, किंतु कुछ लोग संस्कृति के नाम पर समाज में भ्रम फैला रहे हैं। जो लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान जी, इन्होंने सभ्यता और संस्कृति के बीच का जो अंतर है, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसे बताने का प्रयास किया है। और कहा है कि कुछ लोग होते हैं जो सभ्यता और संस्कृति को एक ही मानकर इसको समाज में भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, यानी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि दोनों एक ही बातें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले पर आश्चर्य होता है, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, न ही वह सभ्यता और न ही संस्कृति। लेखक ने माना है कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। अब लेखक कह रहे हैं कि जो संस्कृति का बंटवारा भी कर रहे हैं आजकल लोग, ठीक है, वो लोग संस्कृति का बंटवारा कर रहे हैं, ऐसा फिर कर रहे हैं लेखक कि ऐसा कल्याणकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों के हित के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। जो बंटवारा है, ठीक है, वो अविभाज्य वस्तु है, यानी इसे कभी बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई। हमें इसी चीज़ में पढ़ना है कि सभ्यता संस्कृति के बारे में ही चीज़ें आएंगी और इसे ही हमें पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग पाठ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पाठ का सार सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है, लेकिन ये सबसे कम समझ में आते हैं। स्थिति तब और विकट हो जाती है जब इनके साथ अनेक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुत बार किया जाता है, बार बार किया जाता है, लेकिन ये सबसे कम प्रयोग लेकिन इनका उपयोग जो है, इनका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, किंतु ये बहुत कम समझ में आते हैं। लेखक ने इन शब्दों के अंतर को समझने के लिए दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है अग्नि के आविष्कार और दूसरा सुई धागे का। लेखक जो कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, पर हमें इनका अंतर ही नहीं समझ में आता है कि कौन सभ्यता है कौन संस्कृति है। तो लेखक ने दो उदाहरण दिए हैं और कहा है कि इन उदाहरणों की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं कि कौन सभ्यता है कौन संस्कृति है। तो पहला उदाहरण है अग्नि और दूसरा उदाहरण है सुई धागा। अब इसको देखते हैं। अग्नि व सुई धागे के द्वारा सभ्यता और संस्कृति को समझना। तो चलिए समझते हैं। जब मानव का अग्नि से परिचय नहीं हुआ था, उस समय व्यक्ति ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया होगा। वह बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा, जिसने यह कल्पना की होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और उसमें धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि जब अग्नि यानी आग के प्रयोग के बारे में पता नहीं था कुछ, तो जिस व्यक्ति ने आग का सबसे पहले प्रयोग किया होगा, सबसे पहले उपयोग किया होगा, तो वो कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। उसी प्रकार से सेम टू सेम
जो व्यक्ति लोहे का एक सिरा होगा, लोहे का एक टुकड़ा लिया होगा और उसे बार बार घिसते हुए उसे बहुत पतला करके उसमें धागा को पिरोकर फिर कपड़ा को सिला जा सकता है, ऐसा सोचकर जो व्यक्ति इसको बनाया होगा वो भी बहुत ज़्यादा आविष्कर्ता रहा होगा। वह योग्यता, उसकी अपनी योग्यता रही होगी, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा जिसके बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ। ठीक है, इन चीज़ों पर जो आविष्कार किया होगा अपने बुद्धि बल और योग्यता के, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। उसे क्या कहते हैं? संस्कृति। वही हमारी संस्कृति है। जबकि उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ अर्थात जो व्यक्ति उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसे सभ्यता कहा जा सकता है। यानी अब इसका अंतर देखिए कि सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने जब बनाया होगा तो उसे कहा जाएगा संस्कृति, लेकिन वह व्यक्ति उसी चीज़ को दूसरों के लिए आविष्कार कर दिया है। ठीक है, यानी अपना तो यूज किया ही, दूसरों को भी दे दिया कि आग ऐसे जलाया जाता है, सुई धागा ऐसे पिरोकर इसमें कपड़े को सिला जाता है। तो जब दूसरों के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं सभ्यता। ठीक है, जब बनाया होगा तो उसे संस्कृति कहते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए बनाकर दे दिया जाए तो उसे सभ्यता कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को खोज की गई वह चीज अपने पूर्वज से अपने आप मिल जाती है। इस संतान को सभ्य तो कहा जा सकता है, किंतु सुसंस्कृत नहीं। देखिए यहाँ पे अंतर आ गया कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति यानी जो सुसंस्कृत व्यक्ति है वो कोई भी चीज़ को खोज करता है तो उसे क्या कहते हैं कि वो सुसंस्कृत है। ठीक है, वो सुसंस्कृत है, किंतु जब उसका संतान जो है वो क्या हो जाएगा, सभ्यता से सभ्य बना है। ठीक है, तो वो उसका जो संतान है जो अपने पूर्वजों की जो खोज की गई वस्तु है उसका उपयोग करता है। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों की आग है उसका प्रयोग करते हैं और जो सुई धागा है उसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे। लेकिन जिसने इस चीज़ को खोजा होगा वो क्या होंगे, सुसंस्कृत होंगे, और हम लोग क्या हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अब उदाहरण एक दिया गया है। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, किंतु आज के युग के भौतिक विज्ञान यानी जो फिजिक्स के विद्यार्थी स्टूडेंट है को गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त अन्य बातों का भी ज्ञान है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहे हों। देखिए न्यूटन जी थे, उन्होंने तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका खोज कर दिया था, किंतु आज का जो फिजिक्स वाला मतलब हम लोग हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ते हैं, तो हम लोगों को अब एडवांस नॉलेज हो गया है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स से और ज़्यादा आगे तक चीज़ें जानते हैं। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि उनसे अधिक ज्ञान है हम लोग को। आज के विद्यार्थी को न्यूटन से अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, किंतु न्यूटन जितना सुसंस्कृत नहीं कर सकते। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि आज का विद्यार्थी जो है न्यूटन से अधिक सभ्य तो है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज हमने तो किया नहीं है, इसलिए हम लोग सभ्य हैं। ठीक है, किंतु न्यूटन जितना सुसंस्कृत नहीं है, यानी जो खोज कर देता है उसे कहते हैं सुसंस्कृत। तो न्यूटन जितना हम लोग संस्कृत तो नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं सर्वस्व त्याग भी संस्कृति का हिस्सा, यानी इसका आशय है कि जो त्याग किया होगा वही संस्कृति का हिस्सा बना होगा। यानी त्याग कर कर ही आग का आविष्कार किया गया होगा और सुई का धागे का। अग्नि तथा सुई धागे के आविष्कार में कदाचित पेट की भूख तथा शरीर को बचाने व सजाने की प्रवृत्ति प्रेरणा का एक कारण रही होंगी।
जैसे अगर हमको गर्मी उस समय क्या होती थी, ठंडी लगती होगी, तो अपने शरीर को बचाने के लिए हम लोग आग का प्रयोग करते थे और सजाने के लिए यानी शरीर पर अच्छे अच्छे हम लोग कपड़े पहनते थे, उसके लिए क्या होता था, सुई धागे का प्रयोग किया हो गया होगा। सचमुच सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे सुसंस्कृत व्यक्तियों से मिलता है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ अंश निश्चय ही उन मनुष्यों से प्राप्त हुआ है जिन्हें तथ्य विशेष की प्राप्ति भौतिक कारणों को छोड़कर अपने अंदर की सहज चेतना से प्राप्त हुई है। अब कहा जा रहा है कि जो मनीषी यानी जो विद्वान लोग हैं, वो अपने की भौतिक चीज़ों को, भौतिक कारण यानी जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, उन्हें छोड़कर अपने अंदर की जो चेतना है, जो आंतरिक शक्ति है, जो उनके अंदर क्या भगवान के प्रति का जो प्रेम है, उनको उनसे प्राप्त हुई है। ठीक है, उदाहरण के लिए आज वह व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है और तन थका हुआ, यानी जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं में मस्त है, वह जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ व्यक्ति के जगमगाते हुए तारे को देखता है तो उसे केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान होता है कि यह मोती भरा थाल, तारों से भरा आकाश आखिर क्या है। देखिए, इस दृष्टि से रात के तारों को देखकर न सो पाने वाली मनीषी आज हमारे ज्ञान के कारण का प्रथम पुरस्कर्ता था। तो हम लोग देखते हैं कि ये रात में जो तारे हैं एक कितना बड़ा है, फिर हमें नींद नहीं आती है। तो कहा जा रहा है कि जब वो यही चीज़ मनीषी जो विद्वान लोग हैं वो देखते हैं तो उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया और बताया कि और वही ज्ञान के प्रथम पुरस्कर्ता थे, यानी उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल भौतिक प्रेरणा ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा ही मानव संस्कृति के माता पिता नहीं है। जो योग्यता किसी व्यक्ति या किसी महान मानव से सर्वज्ञ त्याग करवाती है वह भी संस्कृति है। यानी अपने निजी सुख के लिए न होकर दूसरों के हित के लिए अगर कार्य किया जाए, ठीक है, वह योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करवाती है। यानी अपना सब कुछ देना होता है तब किसी चीज़ को हम आविष्कार कर पाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को छोड़कर फिर त्याग करते हैं तो उसी को हम संस्कृति कहते हैं। जो दूसरों के मुंह में कौर टुकड़ा डालने के लिए अपने मुंह के कौर को छोड़ देता है। जैसे हम भोजन के लिए बैठे हैं, कोई भिखारी आ गया, कोई और व्यक्ति आ गया, जो कोई ज़रूरतमंद आ गया, हम अपना खाना ना खाकर उसको दे दिया जाए, ठीक है, मुंह से नहीं, अपना खाना छोड़कर दूसरे व्यक्ति के लिए दे दिया जाए, उसे ही संस्कृति कहते हैं। रोगी बच्चों की सारी रात गोद में लिए माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है कि अपने बच्चे के लिए रात भर बैठी रहती है, न खाने का टेंशन, न पीने का टेंशन, न ही कुछ और टेंशन। रूस का भाग्य विधाता लेनिस अपने डेस्क पर रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों के लिए खिला दिया करता था। ठीक है, अपने नहीं खा रहा है और दूसरों के लिए खिला देना, ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है और इसे ही क्या कहते हैं, संस्कृति का हिस्सा है। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखने वाले कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुखों में बिता दिया कि जो मजदूर हैं उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और बहुत कुछ किया, और इसीलिए कार्ल मार्क्स आज भी लोग पूछते हैं। आज से 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह से अधिक पाने का लालच करने वाले व लड़ने वाला मनुष्य आपस में सुख शांति से रह सके। गौतम सिद्धार्थ जिसे
गौतम बुद्ध की कहा जाता है। बाद में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें गौतम बुद्ध का कहा जाने लगा। उन्होंने केवल इसलिए अपने घर को त्यागा, वो राजा के पुत्र थे, अपने घर को केवल इसलिए त्यागा क्योंकि जो मनुष्य स्वार्थ में, आलस में, प्रमाद में, ठीक है, रह रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए अपना घर त्यागा और इसलिए वो भगवान बुद्ध कहलाए। अब देखते हैं संस्कृति का परिणाम है सभ्यता। कैसे? मनुष्य की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार है, तारों की जानकारी है, तारों की जानकारी हमें मनुष्यों द्वारा मिली, ठीक है, वह भी तो एक संस्कृति का हिस्सा है हमारे। और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। जिस भी महामनुष्य, वैज्ञानिक, कोई भी जो बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य किया हो, बहुत ज़्यादा आविष्कार किया हो, दूसरों के हित के लिए कार्य किया हुआ हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। सभ्यता हमारी संस्कृति का परिणाम है, यानी जब संस्कृति रहेगी तभी हमारी सभ्यता बची रहेगी, इसका कहने का आशय है। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन, आने जाने के साधन, जिस साधन से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आपस में हानि पहुंचाने आदि के तरीके सभी सभ्यता है। देखिए, जो भी चीज़ें मनुष्य के लिए अनर्थ करती हैं उसे ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। जो मनुष्य के हित के लिए कार्य करती हैं उन्हें हम संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो मनुष्य के हित के लिए कार्य करे उसे कहेंगे संस्कृति। जैसे आग का प्रयोग, सुई धागे का प्रयोग, ठीक है, और जो तारों की गणना की है उन्हें कहते हैं। जो ऐसे महामानव कार्य को करते हैं उसे कहते हैं संस्कृति। और जो मनुष्य के, ठीक है, जो मनुष्य के खाने पीने के तरीके को, ओढ़ने पहनने के तरीके को, हमारे आने जाने के जो साधन है उसको बताएं, ठीक है, और आपस में हानि पहुंचाने के तरीक़ों को बताएं। और ठीक है, जब आपस में हानि पहुंचाने का तरीका यानी दंगा फसाद ये सब चीज़ें करवाएं, उन्हें कहते हैं सभ्यता। यही हमारी सभ्यता है। और संस्कृति व सभ्यता क्या होती है? असंस्कृति और असभ्यता क्या होती है? मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है, ठीक है। जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविश्वास में जुटा रहता है वह असभ्यता है। देखिए, जो ऐसा कार्य हो जो मानव के हित के लिए न किया जाए, जैसे बिना फालतू का काम किया जाए दूसरों को, ठीक है, जो संस्कृति है, यानी जैसे हमने जो संस्कृति है अच्छे प्रयोग किए हैं हमारे पूर्वज ने, हमने उस प्रयोगों को आगे न बढ़ाकर दूसरे गलत कार्य करने लगे, उसे क्या कहेंगे? असंस्कृति कहेंगे। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा रहता है, आत्मविनाश का मतलब है जो अपने ही कार्य को नष्ट करने वाला बनाए, उसे कहते हैं असभ्यता। यानी तोड़ फोड़, दंगा फसाद ये सब चीज़ें किया जाए उसे कहते हैं असभ्यता। जिस संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाएगा वह तो असंस्कृति बन जाएगी, जिसका परिणाम असभ्यता ही होगा। वास्तव में संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न ही रक्षा करने वाली वस्तु है। मानव संस्कृति कभी न बंटने वाली वस्तु है, इसका प्रयोग कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और अस्थायी है। कहने का आशय यह है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में केवल और केवल लोगों का कल्याण करना ही लिखा है, ठीक है, न कि लोगों का हित न करके उनको नुकसान पहुंचाने वाली, उनको गलत हरकत करने वाली चीज़ों से कूड़े करकट के ढेर में सम्मिलित हो जाना। आज का मनुष्य ही हो गया है कि न लोगों को देख नहीं पा रहा है कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं,
मानव संस्कृति कभी न बटने वाली वस्तु है, यानी इस संस्कृति को हमें कभी न कभी बटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति अनमोल है। हमारी संस्कृति जो है सबसे श्रेष्ठ है और अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और अस्थायी है, यानी इसका कल्याणकारी जो लोगों को कल्याण करने वाली चीज़ें हैं वही श्रेष्ठ है, बाकी अकल्याणकारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए।